ओके, एक्सपिरेशन तक हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन हुआ था क्या, मैकेनिज्म? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो गुड इवनिंग सबको एक बार, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में we have seen the mechanism, the respiratory organs in various groups of animals. ओके, स्किन से लेके या बॉडी सरफेस से लेके लंग्स तक। और हमने देखा कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना है, फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, उसका मतलब है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द अल्वियोला एंड द ब्लड। तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू वाया ब्लड, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग वाया ब्लड। देन वी हैव सीन द utilization of the oxygen by the cell and production of ATP and carbon dioxide। तो रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है और उसका पहला स्टेप है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं। पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दैट इज लंग एंड द ब्लड, then transport of gases, and then exchange of gases between the blood and the body tissue, and then finally fifth stage जो है वो utilization of the oxygen by the tissue, that is the production of, that is the cellular respiration, production of CO2 and ATP। इतना हम लोगों ने देखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो देखो ये जो आपका फ्राइडे सैटरडे वाला टाइम है ना, वो अलग है टाइम, ठीक है ना, वो अलग टाइम है। तो अभी कुछ मैंने ग्रुप पे तो डाल दिया है कि बच्चों को इमीडिएट ज्वाइन करना है, लेकिन शायद टाइम से अभी तक, क्योंकि 50 तक तो आ जाता है, मतलब 40 कितने बच्चे होते हैं, 45 प्लस होते हैं ना? Yes, sir. 45 to 50 होते हैं ना? कितने होते हैं, 50 प्लस होते हैं या 50 के नीचे होते हैं? So 45 plus. ओके ओके ओके, तो अभी 10 प्लस स्टूडेंट चाहिए, 10 प्लस स्टूडेंट चाहिए। तो सबको मैं बोलता हूँ कि 1-2-3 मिनट पहले प्लीज ज्वाइन कर लो, इतना 10-10 मिनट लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सबको एटलीस्ट 1-2 मिनट या उससे 3-4 मिनट पहले ज्वाइन करना है, ठीक है? एनीवे विल स्टार्ट। तो हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लिए ना? Yes, sir. बाकी के बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप चुप, एक ही बच्चे ने देखा है क्या? सबको जवाब देना है ना बेटा, सबको जवाब देना है, सबको अपने अपने लिए पढ़ना है, इजंट इट? सबको एक्टिव रहना है, सब यस नो इतना तो बोल सकते हो सब लोग। या नेटवर्क इश्यू है तो वो कोई मेरे हाथ, मतलब आपके हाथ का नहीं है, लेकिन फिर भी आप, मतलब कोई इश्यू नहीं है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ज्वाइन करो। नेटवर्क इश्यू, दैट इज नॉट द अवर मिस्टेक। यस 37, ओके ठीक है, मैं शुरू ही करता हूँ। तो सबको आंसर देने हैं, सबको जवाब देना है। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि कितना अदर हम लोगों ने देखा, राइट? हम लोगों ने इतना ही देखा ना, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ ना कि कितना पढ़ा है, इतना ही पूछ रहा हूँ। तो आपको मैं फिर से इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सबको क्या करना है, सब बच्चों को, कि सब जो मेरे प्यारे बच्चे हैं आप जैसे, उनको सबको क्या करना है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसका मतलब रिवीजन करना है, और जब लेक्चर होता है उसके पहले भी आपको उसका रिवीजन करना है, आपका एनसीईआरटी पूरा देखना है और मेरे स्लाइड भी देखने हैं, ठीक है ना?
Yes, sir. ओके, तो क्या हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की मैकेनिज्म देख ली? कैसे होता है इंस्पिरेशन, कैसे होता है एक्सप्रेशन, ये देख लिया है कल के लेक्चर में, राइट? Yes, sir. ओके, तो कैसे होता है कि देखो कि एयर तो कहां से कहां मूव होगी? एयर विल ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा है और लंग के अंदर प्रेशर कम है तो इंस्पिरेशन होगा। लंग के अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर से तो एक्सपिरेशन होगा। तो बाहर का जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है? वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है। 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी सी लेवल पे होता है, राइट? तो वो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लंग का अंदर का प्रेशर जो है ना, वो कम या ज्यादा कर सकते। देखो, हम डायरेक्टली लंग का जो प्रेशर है, डायरेक्टली लंग के अंदर का प्रेशर है, वो कम ज्यादा नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, लंग कैसे बना है? लंग तो कोई मसल से नहीं बना है ना। lungs आर नॉट मेड अप ऑफ एनी मसल। अगर लंग मसल से बना होता तो क्या होता? लंग के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते, रिलैक्स होते, कॉन्ट्रैक्ट होते, रिलैक्स होते। ओके, मतलब हम लोग ये एक्टिवली कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स। लेकिन लंग कोई मसल से नहीं बना है, तो लंग के अंदर की जो ये है प्रेशर है, वो डायरेक्टली हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? लंग के नीचे जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और इंटरकोस्टल मसल जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जब व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्टेड, लंग के अंदर की जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट के अंदर की, वो बढ़ जाती है। और थोरेसिक कैविटी बढ़ती ही जाती है, मतलब लंग के अंदर की कैविटी भी बढ़ जाती है, मतलब लंग का वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो, एक कोई आपने क्या लिया? एक गुब्बारा लिया, बलून लिया, उसमें आपने क्या किया? अ, हवा भर दी। हवा भर दी मतलब क्या है कि उसका अंदर का वॉल्यूम बढ़ाया। ओके, वॉल्यूम बढ़ाया। तो जैसे लंग के अंदर का वॉल्यूम कब बढ़ सकता है? कि लंग, देखो, लंग ऐसे कैविटी में है, एक रूम में है, वो रूम एयर टाइट चेम्बर है, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग है, तो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है लंग पे। लंग ऐसे सिकुड़ के बैठा है अंदर, क्योंकि कैविटी है वो बढ़ नहीं रही है। जब कैविटी बढ़ेगी तो लंग को जगह मिल जाएगी बढ़ने, मतलब आप खुद का जो आकार है वो बढ़ाने के लिए, मतलब उसके ऊपर का प्रेशर कम होगा। और लंग के ऊपर का प्रेशर कम होगा तो लंग के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन होगा। तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लंग का वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, लंग का प्रेशर नहीं कम कर सकते, क्योंकि लंग तो मसल से नहीं बना है। तो लंग के नीचे जो मसल है डायफ्राम, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जाता है, नीचे जाता है तो कैविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, जो रिब्स को अटैच होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसका इसलिए स्टर्नम जो है हमारा, वो और रिब जो है वो ऐसे आउटवर्ड या अपवर्ड लिफ्ट होती है, तो वो भी कैविटी का साइज बढ़ता है, चेस्ट थोरेसिक कैविटी का। तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा तो लंग के अंदर का साइज, ये वॉल्यूम का जो साइज है वो बढ़ गया, तो प्रेशर कम हो गया। अंडरस्टैंड? अभी एयर जो है ना, बाहर एयर, वो बाहर एयर जो है वो कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रही है। तो एयर को पता चला कि किसी एक जगह पे वॉल्यूम कम है, सॉरी प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो एयर तो उधर मूव करेगी ना, और नाक के अंदर से मूव करेगी, तो क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. तो उससे होता है ये होता है, उससे क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एक्टिव है, पैसिव? इंस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है ना मसल का। Yes, sir. कौन Yes, से sir. मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है? व्हिच मसल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? नोबडी? Intercourse. देखो देखो, मैं फिर से बताता हूँ इसको। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान दीजिए। क्या है? हम लोग अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे हैं। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीथ इन,
मतलब इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, सांस अंदर लेते हैं, और ब्रीद आउट एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन, सांस बाहर छोड़ते हैं। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन को, ब्रीद इन प्लस ब्रीद आउट को बोलते हैं ब्रीदिंग। ओके, और 1 मिनट में हम लोग कितना ब्रीदिंग करते हैं? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हैं? 12 to 16 टाइम। उसको ही बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। इसको ही क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग Breathing rate. रेट। मतलब 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग किया, कितना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करा, उसको ही बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो आपको हार्ट रेट पता है ना? हार्ट रेट, Yes, sir. हार्ट रेट क्या होता है? कितना होता है? 72 times. टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग? 12 से 16। 1 मिनट में कितना हार्ट रेट? 72 पर मिनट, राइट? Yes, sir. मतलब अगर आप ब्रीदिंग रेट का और हार्ट रेट का रेशियो निकालेंगे ना, रेशियो ब्रीदिंग रेट टू हार्ट रेट, तो क्या होगा? ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? जबकि एक बार आपने ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर लिया, तब लगभग 4 बार हार्ट का बीटिंग हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो रेशियो क्या है? 1:4। क्या रेशियो है? 1:4. 1:4। मतलब एक बार ब्रीदिंग कर लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो तब तक शायद अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम हार्ट बीट हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट बताया मैंने बीचों बीच, लेकिन आपको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ध्यान दे दो। और ये ब्रीदिंग रेट कौन करता है कंट्रोल? ये ब्रेन का पॉन्स फेरोली और मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ये चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। ओके, देखो इंस्पिरेशन कैसे हो सकता है। देखो जो एयर होती है ना, एयर, तो एयर का एक मैकेनिज्म होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका एक अभी ध्यान दो, इधर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो अभी बेटा, आशीष बेटा। तो try to stop breathe at that time, is our lungs stop, or if they stop then what happens to our lungs? I mean to say, when we stop inhaling air from our nostril, जाहिर सी बात है अगर आपने अंदर लिया ही नहीं, स्टॉप ही किया, तो कैसे होगा ना? तब तो कोई लंग के अंदर हवा ही नहीं जा रही है, तो कैसे होगा? ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं होगा। लंग भी बंद कर देंगे ना, आप इधर से ही बंद किया तो लंग भी बंद कर देंगे। जब एयर अंदर जाती है तो ही ब्रीदिंग होता है, ब्रीद इन होता है, बाहर जाता तो ही ब्रीद आउट होता है। अरे लंग्स पर इफेक्ट पड़ने के पहले वो मर जाएगा ना इंसान। अगर आपने ब्रीदिंग ही नहीं किया तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को। तो कभी इधर ध्यान दो। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या है? देखो सुनो, मैं फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। हवा जो है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। मतलब सपोज ये सपोज लंग है, मैंने नहीं किया, ये लंग है, ठीक है, और ये बाहर की हवा है सपोज। तो ये हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है? एयर ऑलवेज मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी। ये उसका स्वभाव है, इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अभी बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर है ना, एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है? 760 mm of Hg. सी लेवल पे कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट? Yes, sir. ओके, इतना प्रेशर है हवा का एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब है कि इंस्पिरेशन होना है
तो बाहर से एयर अंदर आएगी ना, Yes, sir. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 760 है मिलीमीटर ऑफ एच जी, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 760 से ज्यादा। 760 से ज्यादा कैसे होगा? हवा ज्यादा से कम तक जाएगी ना, मोर प्रेशर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी ना। Yes, तो sir. अगर इंस्पिरेशन करना है तो एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर होना चाहिए लंग के अंदर, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes. तो उसके अंदर कितना होना चाहिए? लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। कितना होना चाहिए? Less than Less than 760. लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, तो ही इंस्पिरेशन होगा ना। ये अंदर की तरफ एरो मतलब इंस्पिरेशन, अंदर की तरफ एरो मतलब इंस्पिरेशन ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबको पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और एक्सपिरेशन कब होगा? एक्सपिरेशन मैं यहाँ पे निकालता हूँ, कब होगा? ये एटमॉस्फेयर का तो 760 फिक्स ही है ना, Yes, sir. वो हम लोग Yes. अपने हिसाब से अल्टर नहीं कर सकते कि हमें बाबा इंस्पिरेशन करना है तो Yes. एटमॉस्फेयर का बढ़ाया, हमें एक्सपिरेशन करना है तो एटमॉस्फेयर का घटाया, ऐसे नहीं कर सकते, राइट? Yes, sir. ये तो फिक्स है। मतलब Yes, जब sir. हमें Yes. इंस्पिरेशन करना है तो हमारे लंग का जो इंट्रा पल्मोनरी, लंग के अंदर, लंग मतलब पल्मोन्स, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो घटाना पड़ेगा, तो ही हवा बाहर से अंदर आएगी, मतलब इंस्पिरेशन होगा। क्योंकि हवा हवा हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर जाती है, लोअर टू हायर प्रेशर नहीं जाएगी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और जब हमें एक्सपिरेशन Yes, sir. करना है तो क्या Yes. क्या करना पड़ेगा? लंग के अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लंग के अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये इंस्पिरेशन कब होगा, ये एक्सपिरेशन कब होगा? ये एक्सपिरेशन है कब होगा? ये जब प्रेशर है वो 760 के ज्यादा होगा तो। और इंस्पिरेशन कब होगा? जब प्रेशर 760 से कम होगा तो। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. No. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे होता है कि हवा प्रेशर हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते, हमारे लंग का ही प्रेशर हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। लंग का मतलब इंट्रा पल्मोनरी लंग के अंदर का। देखो अभी क्या होता है, ये लंग है, लंग है, तो लंग के अंदर कैविटी है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। क्या बोलते हैं? Pulmonary cavity. Pulmonary Pulmonary इंट्रा cavity. पल्मोनरी कैविटी, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी है, राइट? और हमें पता है कि लंग जो है ना, एक सैक के अंदर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? Pleural membrane. Pleural जो membrane. इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है ना, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, वो लंग के आउटर सरफेस पे चिपका हुआ होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये सपोज मैंने रेड कलर से बनाया, सॉरी, रेड कलर से बनाया मैंने इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। आप समझ सकते हो, एक ही साइड में बना रहा हो तो सब साइड है, समझ सकते हो। तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ना, वो ऐसे आउटर सरफेस ऑफ लंग पे अटैच है, उसमें कोई गैप नहीं है, राइट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? Pleural Pleural fluid. fluid. प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। और उसके बाद होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होता है उसके बाद? Outer pleural membrane. और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर होता है क्या? इनर लाइनिंग ऑफ Inner- थोरैसिक कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इनर लाइनिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी, यह है इनर लाइनिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए बोलते हैं कि थोरैसिक कैविटी के अंदर जो मतलब जगह है ना, थोरैसिक कैविटी, वो एयर टाइट चेम्बर है। क्या है? एयर टाइट चेम्बर है। तो जब भी थोरैसिक कैविटी बढ़ेगी, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी बढ़ेगी, थोरैसिक कैविटी घटेगी, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी घटेगी। क्यों? देखो, जब हमारा लंग एक्सपांड हो जाता है ना, मतलब थोरैसिक, ये ऐसा उधर खींचता है ना, खींचता है, तो लंग का भी कैविटी बढ़ जाता है, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. और जब थोरेसिक कैविटी घटता है ना, तो ये अंदर जाता है, तो ये भी अंदर जाता है, तो कैविटी अंदर का कम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मतलब अगर थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुआ तो लंग का इंट्रापल्मोनरी कैविटी डिक्रीज होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी कैविटी इंक्रीज होगा, राइट? Yes, sir. क्योंकि क्या है, Yes. थोरेसिक लाइनिंग है, थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग है, उसको अटैच है, क्या अटैच है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके अंदर है प्लूरल फ्लूइड, उसके अंदर है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और वो अटैच है आउटर सरफेस ऑफ लंग पे। तो ये थोरेसिक कैविटी एयर टाइट चेंबर हुआ। और दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, क्योंकि देखो, क्योंकि लंग मसल से नहीं बना है, तो हम उसका इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते और वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। अगर कोई मसल है तो ही उसका वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लंग मसल सा नहीं बना है। इसका मतलब है जो इंट्रापल्मोनरी कैविटी है, इट कैन नॉट बी अल्टर डायरेक्टली। दिस कैविटी है ना, ये कैन नॉट बी अल्टर डायरेक्टली, कैन नॉट अल्टर डायरेक्टली। डायरेक्टली अल्टर क्यों नहीं होती? क्योंकि इट इज नॉट मेड अप ऑफ मसल। व्हाई? बिकॉज lungs are not muscular। अगर मसल होते तो डायरेक्टली उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना, Yes, sir. उसकी कैविटी घटती, और जब वो रिलैक्स होगा उसकी कैविटी बढ़ती। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, Yes. इनडायरेक्टली, इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम इंट्रापल्मोनरी कैविटी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसके नीचे जो, देखो उसके नीचे जो ये है डायफ्राम है, उसके नीचे क्या है? डायफ्राम है ना। जब इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कैसे होते हैं? डोम शेप होते हैं। व्हेन द डायफ्राम, इट इज डायफ्राम, व्हेन दिस डायफ्राम जो नीचे होता है, जी डायफ्राम, डायफ्राम जो नीचे होता है लंग के, वो जब रिलैक्स होता है तो डोम शेप होता है, डोम शेप होता है, राइट? डोम शेप होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये नीचे जाता है, देखो ये नीचे गया, और ये कैसे हो गया? फ्लैट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कैसे हुआ? फ्लैट हो गया, फ्लैट हुआ। तो ये कैविटी बढ़ गई कि नहीं? ये कैविटी बढ़ गई ना। इधर इधर लंग को अटैच था डायफ्राम, एक्चुअली मैंने ऐसे होता है लंग को अटैच डायफ्राम, ऐसे होता है डायफ्राम लंग को अटैच। तो ये नीचे गया, फ्लैट हो गया। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये नीचे गया डायफ्राम। ये डायफ्राम है। जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम नीचे गए, मतलब कैविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? एंटीरियर टू पोस्टीरियर कैविटी बढ़ गई। मतलब लंग इधर एक्सपांड हो सकते हैं, ऐसे एक्सपांड हो सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब लंग के अंदर की कैविटी बढ़ सकती है ना। Yes, sir. एंटीरियर टू Sir. पोस्टीरियर बढ़ेगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ेगी। और दूसरा क्या होता है? उसके साथ साथ Yes. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। ये तो नंबर 1, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, thoracic cavity and thus pulmonary cavity increases anterior to posteriorly। दूसरा जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स, उस रिब के बीच में ऐसे अटैच होते हैं मसल, पता है ना? Yes, sir. उसको Yes, बोलते हैं इंटरकोस्टल। कोस्टा मतलब रिब्स, कोस्टा मतलब क्या? रिब्स, राइट? तो आप कैसे Yes, sir. कैसे याद कर सकते हैं? ये तो कि मतलब ये नहीं, ऐसा मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि कोस्टल मतलब क्या? किनारा। कोस्टल लाइन मतलब क्या? किनारा। तो मान सकते हैं कि हमारा छाती है ना, ये चेस्ट, उसका किनारा क्या है? ये रिब्स है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. किनारा Yes. रिब्स है, तो उसको हम लोग कोस्टा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोस्टा। तो कोस्टा जो होता है ना, रिब्स, उसके उसके अंदर, उसके ऊपर 2 टाइप के मसल होते हैं। उसके ऊपर मसल होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं उसको? इंटरकोस्टल मसल। वो 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। क्लियर? Yes, sir. sir. अभी Yes, sir. इंटरनल की बात अलग है, एक्सटर्नल की बात अलग है।
अभी एक्सटर्नल का मतलब वो बाहर से होते हैं, इंटरनल का मतलब अंदर से होते हैं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। आप गलत मत सोचो, जो आपको मीनिंग पता नहीं ना उसका मीनिंग मत निकालो। तो आप सोचोगे कि इंटरनल मतलब वो चेस्ट के अंदर साइड से होगा थोरेसिक कैविटी की, और एक्सटर्नल मतलब वो थोरेसिक कैविटी के बाहर साइड का होगा, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। ऐसा इसका मीनिंग नहीं, उसका मीनिंग कुछ और है। वो आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको पता चलेगा, अभी अभी पता चलेगा, कोई जरूर नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. ओके, तो इतना ध्यान रखो कि कोई ना कोई दो टाइप के मसल है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल वाला इंटरकोस्टल मसल होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो हमें साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे। देखो ये ऐसे सब आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम पता है ना, ब्रेस्ट बोन, Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes. रिब्स है, ये क्या है, रिब्स है, और उसके अंदर आपका लंग है। अभी ये डायफ्राम ऐसे था, डायफ्राम ऐसे था ना, Yes, sir. वो डायफ्राम Yes, नीचे sir. गया, डायफ्राम क्या हो गया, नीचे गया ऐसे। अभी डायफ्राम क्या गया, नीचे गया ऐसे, फ्लैट बन गए, तो ये कैविटी बन गई, एंटीरियर टू पोस्टीरियर कैविटी बढ़ गई। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो जब जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो क्या होगा, ये स्टर्नम जो होगा ना, स्टर्नम ऐसे लिफ्ट होगा, इतना बाहर नहीं लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब ऐसे उभरेगा वो, इट विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटसाइड बाहर की जगह और ऊपर की तरफ, बाहर और ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे होगा ये स्टर्नम, थोड़ा, ज्यादा नहीं है, इतना तो बाहर नहीं आता लेकिन थोड़ा सा होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. डायफ्राम डाउन होता है तो फ्लैट होता है, तो कैविटी बढ़ती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और ये अभी स्टर्नम ऊपर उठ गया, कॉन्ट्रैक्ट, कैसे स्टर्नम ऊपर हो गया, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और उसके लिए क्या हुआ, स्टर्नम ऊपर गया। हाँ, अभी इसमें ना कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर रिब्स वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो स्टर्नम अंदर जाना चाहिए, ऐसा लग सकता है आपको, राइट? आपको लगे कि स्टर्नम को अंदर जाना चाहिए, से अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डिटेल में आपको अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं, इस टाइम जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बात समझ लो कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किसी तरह से ये जो स्टर्नम और रिब्स है वो अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्या होते हैं, लिफ्ट, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, लिफ्ट, आउटवर्ड एंड अपवर्ड तो कैविटी बढ़ती है ना ऐसे, ये डॉर्सल सरफेस है बॉडी का, पीठ का, ये पेट वाला एरिया है, स्टमक वाला एरिया वो वेंट्रल सरफेस है, तो कैविटी कैसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी ना, Yes, sir. पहले कैसी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अभी डॉर्सल टू वेंट्रल, तो डॉर्सो वेंट्रल कैविटी इधर लिखा है मैंने, so thus pulmonary cavity increase in dorsoventrally, pulmonary cavity कैसे इंक्रीज हो गई, डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो गई, कैविटी डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो गई। तो अभी देखो कि हमें पता है कि एयर टाइट चेंबर है थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जितना भी चेंज होगा उतना सेम चेंज लंग के कैविटी के अंदर होगा, पल्मोनरी कैविटी के अंदर होगा। सो इफ एनी चेंज इन द थोरेसिक कैविटी, बिकॉज थोरेसिक कैविटी इज एयर टाइट चेंबर, वो लंग के सरफेस को ऑलमोस्ट अटैच है, उसमें फ्लूइड है, तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी बढ़ती है तो पल्मोनरी कैविटी बढ़ जाएगी, थोरेसिक कैविटी कम होती है तो पल्मोनरी कैविटी कम हो जाएगी। तो इधर क्या हुआ है, थर्मो, मतलब क्या, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लगभग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कैविटी दोनों साइड से बढ़ जाती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और डॉर्सल टू वेंट्रल। इसका मतलब है क्या कि लंग के ऊपर जब प्रेशर था, देखो थोरेसिक कैविटी ने लंग को ऐसे पिचक के रखा था ना, थोरेसिक कैविटी जो थी उसने क्या करा था, थोरेसिक कैविटी ने क्या करा था, लंग को ऐसे कंप्रेस करके रखा था ना, लंग को कंप्रेस करके। Yes, sir. अभी थोरेसिक कैविटी बढ़ गई है ना, तो लंग के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। कम होगा। लंग का प्रेशर कम होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। Yes, तो ये आप ऐसे सिकुड़ के रखते हैं, देखो ये मुट्ठी बंद करके रखी है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर प्रेशर है तो अंदर का वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है तो अंदर का वॉल्यूम कम है। जैसे आपने प्रेशर रिलीज किया, ओपन किया, प्रेशर कम हुआ तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। बढ़ गया, ऐसा ही होता है इधर। अभी लंग के ऊपर का प्रेशर कम हुआ, क्यों,
क्योंकि वो कैविटी है वो बढ़ गई है तो प्रेशर कम हुआ है। अभी एक रूम थी, रूम में आप ऐसे ऐसे बैठे थे क्योंकि जगह नहीं थी। अभी क्या है, रूम बड़ा है तो आप ऐसे खुल के बैठ सकते हो, मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो आपके ऊपर का प्रेशर भी कम हो गया। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सेम होता है लंग के बारे में, तो उसको ही बोलते हैं। हाँ, अभी अभी क्या हुआ कि लंग के अंदर की कैविटी बढ़ गई, लंग के ऊपर का प्रेशर कम हुआ। कितना कम हुआ? बाहर का जो प्रेशर था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे भी कम हुआ, उससे भी कम हुआ। अभी हवा जो थी ना, हवा कहां से कहां मूव करेगी? हायर प्रेशर टू लोअर। तो अंदर का प्रेशर कम है, अंदर का वॉल्यूम ज्यादा है पहले से, और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से हवा अंदर आएगी, उसको क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? Inspiration. अब इंस्पिरेशन क्लियर होगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. इंस्पिरेशन सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में क्या हुआ? सब सब उल्टा हो जाएगा ना, सब उल्टा हो जाएगा। देखो, इंस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव? क्योंकि उधर मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने, मसल को क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है? Voluntary. आपने सोच समझ के Voluntary. कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? मोस्टली कैसा होता है? सोच समझ के नहीं करते ना, विल पावर से नहीं करते, राइट? Yes, sir. तो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल है ना वो। Yes, sir. और अगर आपको Yes, sir. लगा कि आप ऐसे एयर अंदर खींचोगे, तो आपने क्या किया? वॉलंटरी भी कॉन्ट्रैक्ट किया ना। Yes, Yes. sir. ओके, Yes, तो sir. मोस्टली तो इनवॉलंटरी हो जाता है वो, रेगुलर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है, ये क्या बात है कि आपके बॉडी के अंदर का, लंग के अंदर का प्रेशर आपने कम किया, वॉल्यूम बढ़ाया। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि लंग तो मसल से नहीं बना है। तो लंग लंग अगर मसल से बना होता तो आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते, राइट? लंग के Yes, मसल yes, कॉन्ट्रैक्ट sir. करते, लंग कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता, वॉल्यूम कम होता तो हवा बाहर जाती, एक्सप्रेशन होगा। और उसके बाद जब आपका मसल, लंग के मसल रिलैक्स होते तो लंग का वॉल्यूम बढ़ता और प्रेशर घटता, तो बाहर से हवा अंदर आती। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लंग मसल से नहीं बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लंग के आजू बाजू जो मसल है, डायफ्राम और एक्सटर्नल मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लंग के ऊपर का प्रेशर घटाते हैं, तो एयर बाहर से अंदर चली आती है, राइट? तो इधर हमने लंग का ले, क्योंकि लंग तो मसल से बना ही नहीं है, लेकिन डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी तो लगती है ना। Yes, sir. तो अगर Yes, एटीपी sir. लगती है तो ये क्या होती है? एक्टिव या पैसिव होता है? इंस्पिरेशन Active. एक्टिव हो Active. गया, इंस्पिरेशन क्या हुआ? एक्टिव प्रोसेस हो गया। लेकिन हवा का जो आना है अंदर, हवा के लिए क्या, इंस्पिरेशन के लिए क्या करना चाहिए था? आपने प्रेशर का ग्रेडियंट करना चाहिए था। प्रेशर ग्रेडियंट देखो, हवा अगर दोनों जगह पे सेम है तो हवा का मूवमेंट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर एक जगह पे हवा ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह हवा का प्रेशर कम है, तो हायर टू लोअर प्रेशर हवा जाएगी। Yes, sir. तो उसका मतलब है उसके उसका जो Yes. प्रेशर है उसमें डिफरेंस है। एक जगह पे हाई है, दूसरी जगह पे लो प्रेशर है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ही बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या? डिफरेंस। अगर सेम है तो ग्रेडियंट नहीं बोलते। तो आपने क्या करा, इधर ग्रेडियंट बनाया ना, ग्रेडियंट, क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा था, आपने अंदर का प्रेशर कम करवाया, तो ग्रेडियंट आपने बनवाया। कैसे बनवाया? किसने ग्रेडियंट बनाया? डायफ्राम ने और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने। कैसे बनाया? कॉन्ट्रैक्ट हो गए, राइट? तो डायफ्राम Yes, कॉन्ट्रैक्ट sir. होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होता है। बाहर का तो कांस्टेंट है, अंदर का प्रेशर कम होता है। मतलब आपने ग्रेडियंट, आपके डायफ्राम ने और आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने ये ग्रेडियंट बनाया। ये कौन बनाता है ग्रेडियंट? डिफरेंस कौन बनाता है? एयर का, प्रेशर का, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो हवा तो आनी ही है ना, हवा को ऐसे ऐसे लानी नहीं है हमें, हमें तो आएगी। वो इंतजार कर रही है कि कहाँ पे प्रेशर कम है तो मैं उधर जा सकूं, क्योंकि वो उसका नेचुरल मैकेनिज्म है। वो हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर जाएगी हवा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. Sir. ओके। तो हवा ना Yes, कहाँ yes. पे घुसने की कोशिश करती है, कहाँ पे प्रेशर कम है उधर घुसती है,
कहाँ पे प्रेशर है, उसको अब अगर उसको दरवाजा दरवाजा तो है, नाक का दरवाजा तो है अंदर आने के लिए, सिर्फ अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो हवा अंदर नहीं जा सकती। अभी अंदर का प्रेशर कम करवा लिया, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, नीचे गया, बाकी स्टर्नम को ऊपर किया तो अंदर का जगह बढ़ गया मतलब उसका प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगा बाहर से अंदर, उसको ही बोलते हैं इंस्पिरेशन। ओके, तो इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन हवा का अंदर आना कैसा है, आप अगर Passive. हवा हो तो आप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाओगे तो कैसे होगा, वो नेचुरली होगा ना, उसकी नेचुरल मैकेनिज्म से होगा। तो हवा का एक्चुअली हवा की नजर से आप देखोगे, हवा की नजर से देखोगे तो ये क्या है, पैसिव है। मैं तो बाबा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा हूँ, मैं तो लो टू हाई प्रेशर नहीं जा रहा हूँ ना, मैं हाई टू लो प्रेशर जा रहा हूँ, राइट। तो जो प्रेशर Yes, sir. ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, Yes, उसकी sir. एनर्जी मैं यूज कर रहा हूँ। तो हवा के हिसाब से क्या है, इंस्पिरेशन पैसिव है, लेकिन बॉडी के हिसाब से क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंस्पिरेशन एक्टिव है पैसिव है, उसमें 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 ऐसा लिखा नहीं है कि हवा के हिसाब से या आपके बॉडी के हिसाब से, तो क्या लिखोगे आप, Active. एक्टिव लिखोगे, क्योंकि अभी बॉडी के हिसाब से दिखना है ना, कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एटीपी खर्च कर रहे हैं उसमें, हमारी बॉडी एटीपी यूज कर रही है उसमें, तो एक्टिव होगा, राइट। Yes, Yes, sir. sir. इंस्पिरेशन सबको क्लियर है अभी एकदम Yes, क्रिस्टल sir. क्लियर है, तो अब एकदम इजी लग रहा है अभी इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म, तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। एकदम से इजी लग रहा है अभी, एकदम इजी हो गया है, तो ये आप ये कर लो। वेरी गुड, 50 स्टूडेंट्स है, वेरी गुड। सबको सबको रिस्पॉन्स देना है। क्लियर नहीं है तो मत करो यार, मुझे पूछ लो मुझे, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है आपको थम्स अप करो थम्स अप करो, वो सिर्फ मतलब आपसे ये लेना है कि फीडबैक, कि आपको समझ में आ रहा है ना, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऐसे बोलो, नो नो इश्यू। मैं और कोशिश करूंगा समझाने की आपको, लेकिन कंसेप्ट तो हर क्लियर ही होना चाहिए कि सब खेल कंसेप्ट का है, कोई रटना नहीं है, कोई भी रटना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर झेल सकते हो। यस, कम ऑन फास्ट। यस 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 यस, सबको पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आगे जा सकते हैं, हमें अभी आगे जा सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सबको बोलना है बेटा, यस नो इतना तो सब बोल सकते हैं ना। Yes, sir. देखो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, सब रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। उसमें क्या होता है, देखो कि जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसके लिए एटीपी लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो क्या होता है, क्या होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, Yes, sir. क्या होता है, रिलैक्स, राइट। तो रिलैक्स हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे गया था, रिलैक्स हुआ तो फिर वापस ऊपर आता है ना। Yes, sir. जब रिलैक्स होता है तो ये डोम शेप बनता है, डोम शेप मतलब ये डोम शेप ऐसा ये है ना, उसको डोम शेप बोलते हैं। तो जब वापस डोम शेप बन गया तो कैविटी बढ़ गई थी, कैसे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ गई थी ना, अभी घटेगी, Yes, कैसे sir. घटेगी, पोस्टीरियर टू एंटीरियर घटेगी कैविटी। जिस जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस में बढ़ी थी, उसके अपोजिट एक्सिस में कम होगी, राइट। Yes, sir. तो उसके साथ Yes. साथ ही जो एक्सटर्नल इंटरपर्सनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा। तो जो स्टर्नम था वो जो ऐसे ऊपर उठा था, अपवर्ड और बैक, अपवर्ड और आउटवर्ड, रिब्स और स्टर्नम, वो अभी नीचे जाएगा, फिर से डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाएगा, वापस जाएगा। तो जो कैविटी है, इसे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में बढ़ गई थी ना कैविटी, वो फिर से वेंट्रो टू डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल कम होगी, डॉर्सो वेंट्रल बढ़ी थी, वेंट्रो डॉर्सली कम होगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब लंग के ऊपर का प्रेशर जो कम हुआ था, अभी Yes. क्या होगा, लंग के ऊपर का प्रेशर जो कम हुआ तो अभी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा मतलब अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा,
कम होगा। कम होगा। ये प्रेशर कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, उससे भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, राइट, उससे यस भी सर। ज्यादा बढ़ेगा। तो हवा हायर प्रेशर, मतलब अभी लंग के ऊपर हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से 760 है, उससे भी ज्यादा प्रेशर है लंग के ऊपर, तो हवा बाहर से अंदर से बाहर होगी, अंदर से बाहर होगी। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. मतलब हवा का अंदर आना या हवा का बाहर जाना हवा के हिसाब से पैसिव ही है, क्योंकि हवा हर बार हायर टू लोअर ही जा रही है। वो ये नहीं दिख रही मैं अंदर जा रही हूँ बाहर है, उसको कुछ पता नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है हवा। उसको सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ज्यादा प्रेशर टू हाई लो प्रेशर जा सकती हूँ। नेचुरल इंस्टिंक्ट है हवा के मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो यस हवा सर। के अंदर आना और हवा का बाहर जाना हवा के हिसाब से पैसिव ही है। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूवमेंट पैसिव ही होता है। लेकिन बॉडी के हिसाब से देखो, हमारे हिसाब से देखो, तो हवा जब अंदर आती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल, तो एक्टिव है, और हवा एक्सप्रेशन करते हैं तो वो हम रिलैक्स करते हैं मसल, रिलैक्स में कोई एटीपी नहीं लगता, तो वो पैसिव है। तो इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, क्या है ये, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव, क्योंकि उसमें एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जो एक्सपिरेशन है ना, मैंने बोला सब उसका उल्टा है, ये भी लिखने की जरूरत है क्या, ये पैसिव। we want its notes separately, चाहिए क्या? इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप। रिलैक्स, रिलैक्स होगा, तो डोम शेप बनेगा, फिर से डोम शेप। तो कैविटी घटेगी, कैविटी इंट्रा मतलब थोरैसिक कैविटी घटेगी, कैसे घटेगी, थोरैसिक कैविटी कैसे घटेगी, डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, नीचे से आगे ना, यस सर। और उसके साथ साथ क्या होगा, सिमिलरली एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो जो थोरैसिक कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कैसे, वेंट्रल टू डॉर्सल, वेंट्रल टू डॉर्सल, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। ये पता चलना आपको, क्लियर हो गया? यस सर। और Yes, मतलब थोरैसिक कैविटी, Yes, sir. थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होती है तो उसे क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी भी क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज, तो हवा का बाहर जाते, सो तो क्या होता है, एयर एक्सपिरेशन होता है, क्या होता है उसको, एयर का एक्सपिरेशन। क्लियर? यस सर। देखो जब आप Yes, जानते sir. हो ना हाँ, यस यस, एनी डाउट, हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, देखो तो इसका मतलब ये है, हाँ, ये फॉर्सिबल या एडिशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम आप जोर लगा के हवा बाहर निकालते हो ना, जोर लगा के, जोर लगा के जब आप नॉर्मल हवा बाहर निकालते हो, तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है और डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है, वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, राइट, रिलैक्स होता है। देखो यस सर। देखो इंस्पिरेशन किया, ये में वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका स्टर्नम है, ये आपकी रिब्स है, ये अंदर का लंग है, ये डायफ्राम है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन करवाया और ये ऊपर खींचा तो कैविटी बढ़ी, इंस्पिरेशन हो गया। जब उल्टा किया फिर रिलैक्सेशन, ये नीचे आया तो कैविटी घटी, एक्सपिरेशन। क्लियर?
Yes, sir. तो जब एक्सप्रेशन हो रहा है ना, तो ये पीछे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, स्टर्नम पीछे आ रहा है, वेंट्रल से डॉर्सल आ रहा है, राइट? हेलो, Yes, sir. ओके ओके, ये ऐसा हो रहा है। तो अभी आपको और लंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लंग को और कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये और उसको पीछे ढकेलना है और उसको और ऊपर ढकेलना है ना। Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। नॉर्मल एक्सप्रेशन में मसल रिलैक्स होते हैं ये, लेकिन जब ज्यादा एक्सप्रेशन है और जोर लगाकर हवा बाहर निकालनी है, उसको बोलते हैं फोर्सिबल या एडिशनल एक्सपिरेशन। तो उसके लिए आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, पेट का जो मसल होता है ना नीचे का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। देखो कॉन्ट्रैक्ट करते अंदर खींचते हो ना, अंदर खींचते हो तो Yes, पेट, sir. देखो इधर पेट है, इधर स्टमक है, मतलब पेट है, एब्डोमेन है, तो उसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ही डायफ्राम ऊपर जाता है ना। यस सर। हाँ, तो जब और जब ये इसके अंदर का जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया ना, तो ये और नीचे जाता है, मतलब कम होता है वॉल्यूम इसका। तो जब आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन करा, उस टाइम आपने क्या करा था? आपने ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को और एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो लंग का वॉल्यूम और कम हुआ, उसका प्रेशर और बढ़ गया, तो और लंग में थोड़ी सी हवा थी, उससे थोड़ी हवा और बाहर निकली, पूरी तो नहीं निकल सकती, थोड़ी हवा और ज्यादा बाहर निकली। नॉर्मल एक्सप्रेशन में 500 ml निकलती है, फोर्सिबल किया तो और ज्यादा थोड़ी निकलती है, 1000 या 1100 ml और ज्यादा निकलती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. फोर्सिबल एक्सप्रेशन कैसा है, एक्टिव है या पैसिव है? Active. नॉर्मल एक्सप्रेशन पैसिव है ना, Yes, sir. एक्सप्रेशन नॉर्मल कैसा है, पैसिव है ना, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन होता है मसल का। लेकिन फोर्सिबल एक्सप्रेशन कैसा होता है? Active. एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसको मसल में कॉन्ट्रैक्ट किया। हाँ, तो ये समझ लेना, मैंने बीच में लिखा है, तो इसको मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है, राइट ना? और ये बीच में ऐसा Yes, लिखा sir. है, तो आप समझ सकते हो ये पार्ट। ये थोड़ा हटा लो इधर से, ये इसके बाद आना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. तो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन फोर्सिबल एक्सप्रेशन क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब हम चार्ट बना ले। देखो हम लोग चार्ट बना सकते हैं, देखो इधर क्या बना सकते हैं कि इधर है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको ये बोल सकते हैं EICM, राइट? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और आपका ये है डायफ्राम, इधर डायफ्राम, डायफ्राम है, राइट? और Yes, इधर sir. इधर है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब क्या बोलेंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये है एक, ये है दो, ये है तीन। अगर आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो क्या होता है उसमें डायफ्राम का नॉर्मल इंस्पिरेशन का, नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया है, जोर नहीं लगाया, नॉर्मली किया, तो डायफ्राम क्या होगा? Flattened. कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। और ये उस टाइम रिलैक्स होता है। और जब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, आपने क्या किया? नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उस टाइम
ये क्या होगा? Relax. रिलैक्स। ये क्या होगा? Relax. रिलैक्स। ये क्या हुआ? Relax. जब आपने फोर्सिबल किया एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा, तो ये तो रिलैक्स ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो रिलैक्स ही है ना? Yes, sir. ये क्या होगा? Contract. Contract. तो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये प्रोसेस कैसी है? ये है एक्टिव, ये है पैसिव, और ये है एक्टिव। मसल कॉन्ट्रैक्शन, Yes, sir. कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्टिव, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्टिव। तो यहाँ पे सब रिलैक्स है तो पैसिव, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्टिव, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्टिव। सो मसल कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिव, मसल रिलैक्स तो पैसिव। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्टिव। सबका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एटीपी लग रही है ना। एक मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी लगते हैं, 2 मसल को ज्यादा लगते हैं, 3 मसल को और ज्यादा लगते हैं, लेकिन लगते तो है ना। Yes, sir. sir. तो आपको पूरा मैकेनिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, साफ हो गया, कोई भी दिमाग में झिझक नहीं ना उसके बाद अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है। इफ यू हैव Yes, sir. अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म देन यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। कम ऑन फास्ट, टाइम कम है हमारे पास अभी। यस, कोई अभी तक कोई क्लियर नहीं है माइंड में तो आप, क्योंकि ये रट के नहीं होगा और रटना चाहिए भी नहीं। कंसेप्ट है तो अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। हाँ, कोई नाम है, कोई एग्जांपल्स है, तो उसके लिए कोई ट्रिक्स आप यूज सकते हो और वो ट्रिक आप रट सकते हो। लेकिन इस तरह जो कंसेप्ट है ना, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, फिनोमिना है, उसके लिए कोई रटने की बात नहीं, वो अंडरस्टैंड करके समझना है। राइट? कोई नाम है, कोई अलग अलग एग्जांपल्स है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में होते हैं। हाँ, यही फ्लो चार्ट है ना बेटा, और क्या चाहिए आपको? फ्लो चार्ट कौन सा चाहिए? हाँ आशीष, कौन सा चाहिए फ्लो चार्ट आपको? जो आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, दैट इज नॉट अ फ्लो चार्ट। ये पॉइंट्स में लिखा वही फ्लो चार्ट है ना। हर बार ऐसा उसको ये नहीं आना चाहिए, एरो एरो एरो। हाँ हाँ, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट तो फ्लो चार्ट तो अलग है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गई तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट रटना नहीं है। कंसेप्ट रखना कि सब मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ये क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना आप हमारे लेवल के चाहिए इतना ही, तो दिमाग में बैठ जाता है सब। उसका 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 सब जो है ना, स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि उसका लॉजिक पता चलता है। लेकिन कोई नाम हो अलग अलग, मॉर्फोलॉजी जैसे, डाइवर्सिटी जैसे, कोई फिगर्स हो, तो उसके लिए हमें चाहिए होता हो कोई ना कोई ट्रिक चाहिए होती है उस टाइम। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Yeah. उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, इतना सबको क्लियर है? जितना भी अभी तक लिया है उतना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. तो एक और छोटी सी बात मैं कह दूं, 2-3 मिनट है इसलिए। इधर का डायग्राम देखो कि ये जो बाहर प्रेशर है ना, उसको हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग के अंदर का बोला प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी कैविटी या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। राइट? Yes, sir.
ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, पता है ना, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है ना, Yes, sir. Yes, sir. प्लूरल फ्लूइड है, उसका भी एक प्रेशर होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेशर, ये एक प्रेशर होता है, उसके भी एक प्रेशर होता है। और ये प्रेशर जो होता है ना, ये हमेशा -4 देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते नीट में, ठीक है, लेकिन आपको समझाना मतलब कंसेप्ट के लिए और अच्छा रहेगा, इसलिए क्या लिख रहा हूं मैं यार, ये प्लूरल प्रेशर कितना है, प्लूरल फ्लूइड है ना, आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन में, उसका जो प्रेशर है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड प्रेशर या प्लूरल प्रेशर। प्लूरल प्रेशर इट इज ऑलवेज -4 देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 760 mm of Hg. 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब इसका प्रेशर कितना रहेगा, -4 देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 760 -4 ये क्या होगा, इज इक्वल टू 756. 756 मिलीमीटर ऑफ Hg, राइट। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जब 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 ना इंस्पिरेशन करना है ना, तो 760, ये तो 760 है, ज्यादा है, और इसके अंदर का कम होता है, इसके अंदर का कम होता है, तो हवा बाहर से अंदर आती है, राइट। Yes, sir. और Yes, sir. जब Yes, अंदर sir. की हवा बाहर निकालती है ना, Yes, sir. बाहर जाते एक्सप्रेशन, तो इसका अंदर का ज्यादा होता है, 760 से ज्यादा होता है अंदर का प्रेशर, क्योंकि क्या है उस टाइम लंग पे प्रेशर ज्यादा है, और इतना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उस टाइम लंग की कैविटी वो कम है, क्योंकि लंग पे प्रेशर किसका है, स्टर्नम का है, रिब्स का है, नीचे से डायफ्राम का है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम का है, साइड से इसका है, रिब्स का है, और आगे से स्टर्नम का है, नीचे से डायफ्राम का है, ऊपर से क्लैविकल का है और नेक का है। ये कैविटी ऐसी, उस कैविटी का प्रेशर है, कम है कैविटी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका यूज क्या होता है, जो इन प्लूरल प्रेशर होता है ना, या इंट्रा प्लूरल भी बोल सकते हैं, प्लूरल प्रेशर ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग। ये क्या करता है, ये इट प्रिवेंट लंग कोलैप्सिंग, लंग का कोलैप्सिंग, लंग का कोलैप्सिंग ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये Yes, तो sir. क्या होगा, देखो ये निगेटिव है, तो ये लंग को, जब लंग के अंदर की हवा कम हो गई होती है ना, तो ऐसे हो सकता है कि लंग सिकुड़ जाए, लंग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो लंग का अगर कोलैप्स होता है तो लंग मतलब फेल ही होगा ना, मर ही जाएगा ना इंसान वो, Yes, sir. Yes, sir. ना, कि लंग के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि क्या होगा, लंग कोलैप्स हो सकता है। तो लंग सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये निगेटिव प्रेशर है ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन 4 mm of Hg देन एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है, वो लंग को ऐसे बाहर खींचता है, खींचता है, खींचता है, मतलब वो उसको मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता कि वो कोलैप्स हो जाए। लंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि वो एक दूसरे को चिपक जाए इससे, और उसका कैविटी खत्म हो जाए। अगर कैविटी खत्म हो जाता है ना, तो मर भी सकता है इंसान। यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. तो लंग इतना Yes. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसका Yes, sir. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ना कम है, बाहर से कम है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए कि अगर इतना कम हुआ तो पूरी तरह से एक दूसरे को चिपक जाए और कैविटी खत्म हो जाए। तो उससे क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लोग उसको क्या होगा, मर जाएगा इंसान। तो उसको कम होने नहीं देता, एक लिमिट तक कम नहीं होने देगा। हाँ, कम हो सकता है, बाहर के प्रेशर से, प्रेशर के कंपैरिजन में लंग का अंदर का प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि
जहां पे लंग कोलैप्स होगा। कोलैप्स मतलब क्या, लंग की वॉल ऐसे चिपक जाएगी ऐसे, तो अंदर की कैविटी नहीं बचेगी। तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लूरल प्रेशर होता है ना, वो लंग को सब खींचता है, कोलैप्स होने नहीं देता, एक दूसरे को चिपकने नहीं देता। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अभी इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको मतलब कंफर्म हो गया क्या ये? Yes, sir. तो अगर उसमें देखो, अगर ये ना ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड ये कभी कभी बढ़ जाता है, पता है ना आपको। लंग के अंदर पानी भरा, तो लंग के अंदर मतलब लंग के कैविटी के अंदर नहीं, पल्मोनरी कैविटी के अंदर नहीं, ये प्लूरल फ्लूइड होता है ना, वो बढ़ जाता है किसी कारणवश, वो इंक्लूड होता है, तो उसको बोलते हैं लंग के अंदर पानी भरा। वो एस्पायरेट करके नीडल से बाहर निकालते, खींचते हैं, राइट। तो फ्लूइड बहुत ज्यादा Yes, नहीं sir. होना चाहिए और नॉर्मल से कम नहीं होना चाहिए, राइट। Yes, sir. ओके, तो ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये कट हो गया, सपोज ये प्लूरल मेम्ब्रेन कट हो गया और ये फ्लूइड इधर बह गया, तो क्या होगा, लंग कोलैप्स होगा। लंग क्या होगा? कोलैप्स होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. क्योंकि उसका जो प्लूरल प्रेशर है ना, वो लंग को ऐसे बाहर की तरफ खींचता है, क्योंकि उसका तो एक्सेलरेशन होता है तो कम होता है, अंदर का प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होने देता कि वो चिपक जाए, इतना कम नहीं होने देता कि वो चिपक जाए। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट Yes, लेक्चर में sir. हम लोग आगे का देखेंगे। हाँ, सबको याद रखना है कहाँ तक देखा पढ़ा है हम लोगों ने। मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा हो गए, Yes, तो sir. थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. यस Good night, sir. यस यस, Good night. गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। यस यस, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, आपका अगला लेक्चर भी है ना।